and you are watching Crux of Law Academy। आज हम बात करेंगे एक्शनेबल क्लेम की। कल हमने बात करी थी नोटिस की, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताया गया है, ठीक है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या, किसी भी डेप्ट को रिकवर करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में केस लेके जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे किसी भी डेप्ट के लिए हमने कोई सिक्योरिटी नहीं ली होगी। वहाँ पे क्या होगा, हम कोर्ट में जा सकते हैं किसी भी क्लेम को रिकवर करने के लिए। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कोर्ट के अंदर जाएंगे। अब एक्शनेबल क्लेम में क्या आएगा, अनसिक्योर्ड डेप्ट आएंगे और कोई भी एनी इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी में क्लेमेंट का कोई भी जो इंटरेस्ट तो है, बट वो उस टाइम उस चीज क्लेमेंट की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। अब अगर डेप्ट जो है ना मॉर्गेज के द्वारा सिक्योर किया गया है तो वहां पे भी एक्शनेबल क्लेम वहां पे नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेल्स टैक्स की। क्या एक्शनेबल क्लेम आएगा? नहीं, एक्शनेबल क्लेम सेल्स टैक्स में नहीं आता। एक केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मिनी शमसुद्दीन एंड अदर्स में कहा गया था, कोर्ट ने कहा था एक्शनेबल क्लेम गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को इंक्लूड करता है, बट सेल्स टैक्स को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। क्या बोला गया है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस में। हम बात करते हैं डेप्ट की। डेप्ट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, सिक्योर डेप्ट और अनसिक्योर डेप्ट। सिक्योर डेप्ट में क्या होता है, हम जो क्रेडिटर होता है वो लोन देता है डेटर को, लेकिन उसके लिए वो क्या लेता है, कुछ सिक्योरिटी ले लेता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या कोई ज्वेलरी वगैरह हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। क्या होता है, यहाँ पे जो क्रेडिटर है वो डेटर को लोन तो देगा बट कुछ सिक्योरिटी को अपने पास रखेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, और क्या अगर वो पर्सन जो डेटर है सिक्योरिटी लोन पे नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, जो क्रेडिटर होता है वो सिक्योरिटी जब्त कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक क्रेडिटर है, वो बी डेटर को 1 लाख रुपए देता है। वहाँ पे क्या होता है, जो बी होता है हमारा डेटर, वो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ज्वेलरीज रख देता है क्रेडिटर के पास। अब वहाँ पे क्या है, कुछ टाइम बाद जो है ना उसको पैसे पे करने थे डेटर को, लेकिन डेटर ने क्या करा, वो पैसे नहीं पे कर पाया, तो क्रेडिटर यहाँ पे क्या करेगा, जो सिक्योरिटी उसके पास थी डेटर की वो जब्त कर लेगा, और ये जो यहाँ पे केस आएगा ये कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि यहीं पे हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इनसिक्योर डेप्ट। इनसिक्योर डेप्ट को क्या कह सकते हैं, मनी डेप्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिटर होता है लोन तो देता है बट यहाँ पे उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखता है। अगर वो पर्सन जो है डेटर है, अब क्या करता है, पेमेंट नहीं कर पाता है अपने टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है वो केस कोर्ट पे लेके जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ये एक पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए किसको दिए, बी डेटर को। अब यहाँ पे क्या है, उसको बोला, बी ने बोला कि मैं इतने टाइम तक आपको पैसे दे दूंगा। यहाँ पे लेकिन क्रेडिटर ने क्या करा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली है, तो वहाँ पे अगर बी पे नहीं कर पाएगा तो बोल देगा कि भाई मैं पे नहीं कर पा रहा पैसे, तो यहाँ पे क्रेडिटर जो है कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा मुझे अपने मनी की रिकवर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्शनेबल क्लेम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाए, एक्शनेबल क्लेम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो उसकी सिक्योरिटी नहीं थी तो अब क्या करेगा, वो कोर्ट ही उसका पैसे दिलवाएगा, ठीक है। अब इनसिक्योर डेप्ट 3 तरीके के डेप्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग डेप्ट, एक्रूइंग डेप्ट, कंडीशनल डेप्ट और कंटिंजेंट डेप्ट। कितने तरीके के डेप्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग डेप्ट, एक्रूइंग डेप्ट, कंडीशनल डेप्ट और कंटिंजेंट डेप्ट। एग्जिस्टिंग डेप्ट में क्या होता है, जो हमारा मनी है, जो हमारा क्लेम है, वो पहले ही ड्यू हो गया है, बट पेबल कब होगा, अब होगा, कब होगा, अब होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं घर के रेंट का, हम जो कोई पर्सन आता है तो हम उसको ये बोल देते हैं ना कि आपको इतनी तारीख को ये पैसे देने हैं, तो वो कब हो गया, पहले ही ड्यू हो गया, लेकिन वो जब वो तारीख आ जाएगा वो तब पेबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में एग्जिस्टेंट डेप्ट क्या होता है, जो अब पेबल हो रहा है ना वो हो जाएगा एग्जिस्टेंट डेप्ट, लेकिन वो जो डेप्ट था, वो जो पैसे उसे पहले ही ड्यू हो गए थे कि इतने पैसे में इतने तारीख को दूंगा, और आज जो अगर वो पे कर रहा है तो क्या हो गया, एग्जिस्टेंट डेप्ट। अब बात करते हैं एक्रूइंग डेप्ट की। किसकी बात करते हैं, एक्रूइंग डेप्ट की। ये क्या है, अभी जो अमाउंट है, अभी जो क्लेम है वो पेबल है, ड्यू है, लेकिन वो पे कब होगा, फ्यूचर डेट पे होगा। कब होगा,
फ्यूचर डेट पे पेबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक पर्सन है, बी को कहता है मैं तुम्हें हर महीने की 1 तारीख को 1 लाख रुपए दूंगा। क्या दूंगा? एज अ मेंटेनेंस अलाउंस दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बी का जो क्लेम है ए के अगेंस्ट, वो एक्ट्रूइंग डेब्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एक्ट्रूइंग डेब्ट के अंदर आता है, जब तक वो पे करेगा 1 तारीख तक का। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशनल डेब्ट की और कंटिंजेंट डेब्ट की। कंडीशनल डेब्ट में क्या होता है, हमारा जो पर्सन है उसके पास कोई कुछ सम ऑफ मनी और जो मनी है और जो क्लेम है, क्लेम तो है उस पर्सन के पास, वो क्लेम तो लेगा, बट क्लेम तब मिलेगा उसे जब वो कुछ कंडीशन को फुलफिल कर लेगा। क्या कर लेगा? जब वो कंडीशन को कुछ फुलफिल कर लेगा। जैसे एक एग्जांपल है, ए एक पर्सन है, वो बी को बोलता है मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा। क्या शर्त होगी? कि तुम 1 साल के अंदर सी से शादी कर लोगे। तो यहाँ पे क्या है, बी को तभी क्लेम मिलेगा जब वो सी से क्या कर लेगा? शादी कर लेगा। अगर वो शादी नहीं करता है तो वहां पे वो क्लेम नहीं मिलेगा। वहां पे पहले क्या करनी पड़ेगी? शादी की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिंजेंट डेब्ट की। कंटिंजेंट डेब्ट क्या होता है? क्लेम तो है, बट वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे करना पड़ेगा। सॉरी, अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो जाता है तब वो चीज क्लेम मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक पर्सन है, वो बी से कहता है मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, लेकिन इस शर्त पे दूंगा अगर तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा वो क्या होगा? लड़का होगा। अगर लड़का होता है तभी वो क्लेम मिलेगा, अगर लड़का नहीं होता तो वहां पे बी को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? अनसिक्योर्ड डेब्ट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, एग्जिस्टिंग डेब्ट, एक्रूइंग डेब्ट और कंडीशनल डेब्ट और कंटिंजेंट डेब्ट। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। इसमें क्या कहा गया है, जो पर्सन है वो क्लेम कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जिसमें उसका राइट तो है, बट उस टाइम उसका पोजीशन नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक पर्सन है जो 50 किलो चावल बी को बेचता है। अब यहाँ पे क्या है, जो 50 किलो चावल है वो किसके अंडर आता है? वो आता है ए के अंदर, सॉरी ए के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ए के अंदर, क्योंकि ए ने अभी बेचा है, लेकिन अभी पोजीशन किसको नहीं दिया है? बी को नहीं दिया। यहाँ पे बी का क्या है? बी का पोजीशन है उस चीज में, उसके पास उस चावल के ऊपर राइट है उसका, बट अभी किसकी पोजीशन पे है? वो है ए की पोजीशन के अंदर। वहां पे उसका पोजीशन, तो वहां पे क्या कर सकता है? वो क्लेम कर सकता है उस चावल के ऊपर अपने पोजीशन का। ठीक है, आपको बस समझ में आ गई। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हम कुछ रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगी एक्शनेबल क्लेम के लिए? सेकंड पॉइंट की ये होगा, जो क्लेम है वो किस चीज के लिए होगा? वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसके पोजीशन में होगी? किसी और पर्सन के पोजीशन में होगी। उसके ऊपर हमारा राइट है, बट वो पोजीशन किसके पास है? दूसरे पर्सन के पास पोजीशन है। ठीक है, अब क्या कहा गया? द बेनिफिशियल इंटरेस्ट और द राइट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट। जो क्लेमेंट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है पोजीशन पे और जो राइट है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा? कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा? कोर्ट के द्वारा। आपको ये बात तो समझ में आई? अब क्या क्या रिक्वायरमेंट एक बार देख लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है किसी और के पोजीशन पे होनी चाहिए, और कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट और क्लेमेंट का पोजीशन। ठीक, अगर हमारा पोजीशन के ऊपर कोई भी लीगल राइट नहीं आता है तो वहां पे कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। क्या कहा मैंने अभी? अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर हमारा लीगल राइट नहीं आता है तो वहां पे क्या होगा? कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। अगर प्रॉपर्टी पहले से ही एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के ऊपर है, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, तो वहां पे पोजीशन के लिए क्लेम करने के लिए कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है तो वहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होगा पोजीशन के क्लेम के लिए। ठीक है, अब एक बात करते हैं लॉटरी। लॉटरी एक्शनेबल क्लेम है या नहीं? एच अंगराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया था, कोर्ट ने कहा था लॉटरी क्या है? ट्रांसफरेबल है और रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है, और यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी आया है, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉटरी एक्शनेबल क्लेम होगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।